हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट एनर्जी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन किया था एनर्जी को लेकर के। एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क। अगर आपको कोई भी काम करना है, कोई भी वर्क करना है, तो आपको एनर्जी चाहिए, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक लेवल हो, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक लेवल हो। दिस कंसेप्ट ऑफ एनर्जी विल बी यूज इन ऑल द चैप्टर्स वी हैव। अभी आने वाला जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं उस सब जगह हम लोग को यूज करने को मिलेगा। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, व्हाट इज एनर्जी। विजिबल है सबको ना? विजिबल है क्या? Yes, sir. ओके, तो हियर इट इज एनर्जी। ओके आदित्य, तो एनर्जी का मतलब हो जाता है कैपेसिटी टू डू वर्क। इट इज कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, दिस इज द डिफिनेशन। दूसरा चीज दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट अबाउट एनर्जी इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी neither be created nor be destroyed। इसका मतलब क्या हो गया? सब लिखते जाइए। एनर्जी neither be created, neither be created nor be destroyed, nor be destroyed। एनर्जी को ना तो आप बना सकते हो, ना आप इसका बिगाड़ सकते हो। दैट इज कॉल्ड एज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब एनर्जी कभी वेस्ट नहीं होता है ना? यस अभिलाष, गुड मॉर्निंग। एनर्जी कभी भी वेस्ट नहीं होता है। बस ये डिपेंड करता है कि क्या ये हमारे यूज में है या नहीं है। अगर हमारे यूज में है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम लोग बोल देते हैं कि ये वेस्ट हो गया, बर्बाद हो गया। नो, एक्चुअली इट इज नॉट डिस्ट्रॉयड। एक्चुअली इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ये बदल जाता है, बर्बाद नहीं होता है। ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ एनर्जी आर। एनर्जी के बहुत सारे टाइप होते हैं। ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एनर्जी आर। एनर्जी के जो बहुत सारे टाइप्स है, उनमें से जो सबसे मोस्ट फेमस है वो है आपका हीट एनर्जी। हीट एनर्जी। ठीक है, दूसरा जो है वो है आपका केमिकल एनर्जी, जो आप लोग केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा पढ़ने वाले हैं, केमिकल एनर्जी। एंड द थर्ड वन इज न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, फोर्थ फोर्थ एंड दैट इज आवर मैटर ऑफ कंसर्न, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, ये सब इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी इसी में आ जाता है। ऐसा बहुत सारे एनर्जी मैं बता सकता हूँ।
बहुत सारे एनर्जी अवेलेबल है जो आप लोग पहले से भी जानते हो बहुत सारे चीज। तो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम ओवर दिस। मेरा मतलब ये है कि ये वो सारे मैंने एनर्जी बताए जो आप लोग को अपकमिंग फ्यूचर में पढ़ना है, इन सबका यूज है। जैसे हीट एनर्जी, मैंने बोला कि एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है। मान लीजिए कि मैकेनिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में ट्रांसफर होने का एग्जांपल है फ्रिक्शन। आप कोई चीज को रब करते हो, इसका मतलब क्या करते हो कि आप अपना मैकेनिकल एनर्जी, अभी की वजह से क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आएगा। दैट काइनेटिक एनर्जी वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, इसको कौन कर देता है, फ्रिक्शन। ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे मान लो कि आपने बॉल को फेंका दीवार से, दीवार पर टकराया। ठीक है। तो बॉल के पास जो भी काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी होगा, वो बॉल टकराने के बाद वापस आता है तो भी उसके पास फिर से काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। लेकिन कुछ जो एनर्जी है वो कहाँ चला जाता है, हीट प्रोड्यूस करने में, या कह सकते हो कि साउंड प्रोड्यूस करने में। जैसे बचपन में हम लोग ठंडा के दिन में बहुत ये करते थे शाम के समय, कि एक गिट्टी को दूसरे गिट्टी पर पटकते थे, उससे चिंगारी निकलता था। बेसिकली क्या होता था कि जब दो पत्थर आपस में टकराते थे तो उसके वजह से फ्रिक्शन आता था, फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस हो जाता था। तो ये हीट आता कहाँ से था, ये आता था कि जो हमने फेंका, हमने अपना जो हमारा बायोलॉजिकल एनर्जी है, मसल एनर्जी है, इससे हमने फेंका उस पत्थर को। तो मेरा जो मसल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में बदल गया। ये काइनेटिक एनर्जी जा करके उस पत्थर से टकराया और अपना पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी या तो उसको दे दिया, या कुछ साउंड में कन्वर्ट हो गया, और कुछ जो होगा वो हीट में कन्वर्ट हो गया। जो हीट प्रोड्यूस हुआ, जो चिंगारी निकला, दैट इज द वन ऑफ द कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी। तो कहने का मतलब कि ऐसा आपको बहुत सारा एग्जांपल मिलेगा आने वाले समय में, कि आपको एक फॉर्म से एनर्जी दूसरे फॉर्म में बदलता हुआ दिखेगा। जैसे हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें, तो अभी हम लोग बहुत सारा न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे देश में चल रहा है ना, सब जगह चल रहा है। तो उस न्यूक्लियर एनर्जी को हम लोग इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या, किसी ऐसा एक न्यूक्लियर एनर्जी से हमें निकलता है 100 जूल, ठीक है, और आपको जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल गया वो मिल गया 200 जूल? ऐसा नहीं हो सकता है। जितना न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होगा, अगर लॉसेस को नेग्लेक्ट करें, कोई भी लॉसेस नहीं मानते हैं, तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी जो बनेगा वो कितना बनेगा, 100 जूल का ही बनेगा। लेकिन इन प्रैक्टिकल कुछ ना कुछ लॉसेस हो ही जाता है। करेक्ट। तो हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी को हार्नेस कर लेते हैं टू कन्वर्ट इट इनटू व्हाट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के टर्म्स में आप ले सकते हो, जैसे कि आप विंड टरबाइन को देख सकते हो। विंड टरबाइन में क्या होता है, जैसे हवा आता है और इस चक्के को विंड के जो भी वो पंखा है उसको वो घुमाता है। बेसिकली ये घुमाना, मोशन वाला टर्म जहां पर आ गया, पोजीशन वाला पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म आ गया, तो दैट इज कॉल्ड एज मैकेनिकल एनर्जी। तो हवा आता है, बहता है, हवा के पास वेलोसिटी होता है, इसका मतलब उसके पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। और वो आकर के टकराता है विंड के साथ, वो अपना काइनेटिक एनर्जी किसको दे देता है, विंड टरबाइन को। और विंड टरबाइन किसको घुमाता है, जनरेटर को। तो सी प्रोसेस क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड, ये जो था ये किसको मिल गया, ब्लेड ऑफ टरबाइन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लेड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लेड। फिर ये काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गया, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। सो यह था मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल से मैकेनिकल में कन्वर्ट हुआ, और फिर ये जनरेटर को घुमा करके अपने को क्या दे दिया गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सी एक एनर्जी फॉर्म दूसरे एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है। जो लॉस हो गया, लॉस मीन्स वो हमारे यूज में नहीं आया। इसीलिए आगे जब इंजीनियरिंग में जाइएगा, आगे और पढ़िएगा, तो आपको पता चलेगा एक्चुअली एनर्जी के बाद एक और चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिनर्जी। द वर्ड इज यूज, सिनर्जी। ये काफी आप लोगों को आगे पढ़ने को मिलेगा।
सिनर्जी वो है, मान लीजिए कि हमारे पास एनर्जी तो बहुत सारा है। आपके एटमोस्फेयर में टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, बिल्कुल है ना। तो क्या आप उस टेम्परेचर को इस्तेमाल कर सकते हो चाय बनाने के लिए? क्या उस एनर्जी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्या अपने घर में खाना बनाने के लिए? नहीं कर नहीं सकते हैं, सर। क्योंकि आपके पास एनर्जी है जरूर, पर वो आपके यूज में नहीं है। दैट इज सिनर्जी। जो आपको यूज में आ सके वही सिनर्जी है। एनर्जी बहुत सारा होता है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारे पास यूज में आएगा वो हमारा काम का हो गया, बाकी सब लॉस। उसको हम लोग बोलेंगे वेस्ट। वेस्ट इन द सेंस ऐसा नहीं कि आपने उस एनर्जी को काट कूट के सब खत्म कर दिया, जला दिया, आग कर दिया, उसको सब कुछ खत्म। नो, दैट इज वेस्ट, मतलब वो हमारे काम का नहीं है। दैट इज कन्वर्टेड टू अनदर फॉर्म, उसका मैं यूज नहीं कर सकता। सब टाइप्स उसी का यूज हो जाता है, जैसे फ्रिक्शन की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हो जाता है सब टाइप्स इंडस्ट्रीज में, उसी हीट को इस्तेमाल कर देते हैं फॉर द वेल्डिंग प्रोसेस। वेल्डिंग के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। ये कौन है, श्वेता है क्या? ठीक है। तो उस फ्रिक्शन के द्वारा जो हीट प्रोड्यूस किया गया उससे हम लोग वेल्डिंग कर लिए। नाउ उसी फ्रिक्शन को जिसको हम लोग लॉस बोलते थे, अब वो हमारे लिए क्या हो गया, काम की चीज हो गई, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, एनर्जी हो गया। आई बात समझ में? तो कौन सा वेस्ट है, कौन सा हमारे काम का है, वो अपने रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग डिस्कस करेंगे मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। सो लेट्स पुट आवर हेडिंग नेक्स्ट, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, चलिए। हालत बहुत खराब है। आप लोग भी बच के रहिए जरा, मौसम चेंज होने वाला है, अब कुछ दिन में ठंडा जाएगा। हमको एक, अगर सर्दी हो गया इसका मतलब ठंडा जाने वाला है। सर नहा लीजिए, नहीं लगेगा ठंडा। नहीं, नहाना नहीं है, ठंडा जाने वाला एक दूसरे के साथ छू लीजिए जो नहा लिया है। है। हाँ बस बस, चलिए आगे बढ़ते हैं, मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं। तो हेडिंग डालिए, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, देखिए मैकेनिकल एनर्जी दो तरह का होता है ना। मैकेनिकल एनर्जी दो तरह का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। वन इज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। और दूसरा जो होता है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और इन्हीं दोनों को, इसका शॉर्ट में हम लोग करते हैं के ई, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं पीई। हाँ जी। मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है अविनाश? मैकेनिकल एनर्जी का मतलब जहां पर भी मोशन होगा, है ना, जहां पर भी चीजों का मोशन से रिलेटेड एनर्जी अगर हम लोग बात करेंगे तो वो हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, सर वेलोसिटी। मोशन से रिलेटेड करेंगे तो उसमें तो काइनेटिक एनर्जी होगा ना। तो काइनेटिक एनर्जी तो मैकेनिकल एनर्जी है ना। सर इसमें बताए इट इज टू टाइप्स, मतलब एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी है नहीं तो हम कैसे उसको बोल देंगे मैकेनिकल एनर्जी। देखो पोटेंशियल, जब पोटेंशियल एनर्जी बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि पोटेंशियल एनर्जी हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर हो भी सकता है और कहीं भी हो सकता है।
दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है कि नहीं है, ये भी तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही डिसाइड किया जाता है ना। यस सर। किसी के नजर में काइनेटिक एनर्जी हो भी सकता है और किसी के नजर में काइनेटिक एनर्जी से ठीक हो सकता है। अगर दो ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से आगे जा रहे हैं तो एक दूसरे के नजर में उसका वेलोसिटी क्या होगा? जीरो। उनका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? जीरो। लेकिन अगर वही आदमी ग्राउंड पर बैठ करके खड़ा होकर के देखेगा तो दोनों के पास वेलोसिटी होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ट्रेन में बैठे हुए हो, आपके सामने वाले सीट पर जो भी बैठा हुआ है, आपके नजर में उस आदमी का वेलोसिटी क्या होगा? जीरो। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी कब होगा कब नहीं होगा, ये कोई फिक्स तो है नहीं। किसी भी ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है एट द सेम टाइम, डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब भी हम लोग बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी की, उसी को हम लोग कहेंगे मैकेनिकल एनर्जी। द एनर्जी पॉजिटिव ड्यू टू इट्स मोशन एंड पोजीशन आर कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है। यस सर। मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू हो जाता है, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू आप लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी प्लस प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को दोनों को हम लोग जोड़ करके कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। आज हम लोग इसी के बारे में सबसे ज्यादा बात करने वाले हैं, क्योंकि हीट हम लोग अभी पढ़े नहीं है, तो जो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे वो मैकेनिकल एनर्जी से रिलेटेड ही रहने वाला है। नाउ वन बाय वन सबसे पहले निपटाते हैं काइनेटिक एनर्जी को। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? व्हाट इज व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? एनीवन हु कैन डिफाइन? यस सर। The energy produced by the virtue of its motion is called kinetic energy. वेरी गुड, लिख लीजिए इसको। द एनर्जी एनर्जी possessed by the virtue of by the virtue of motion is called kinetic energy. Is called kinetic energy. ठीक है, यूज कर लो भाई कुछ। क्या चल रहा है? ठीक है। So kinetic energy is the energy possessed by the virtue of motion is called kinetic energy. Kinetic energy का फॉर्मूला जो है that is half of mv square होता है। ठीक है, that kinetic energy is equal to half of mv square। श्वेता, वर्च्यू मतलब कारण आप कह सकते हो, इसके बदौलत, है ना। और क्या ही कह सकते हैं, अब एग्जैक्ट हिंदी तो मुझे नहीं पता इसका, बट आप कह सकते हो कि इसके बदौलत जो भी एनर्जी आएगा ड्यू टू द मोशन, उसको मोशन के बदौलत जो भी एनर्जी आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी का स्क्वायर है। अब वेलोसिटी का स्क्वायर होने से बहुत सारे हमारे पास फायदे हैं। एक पहला फायदा ये है, काइनेटिक एनर्जी नेवर बी नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी नेवर बी नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। क्यों? बिकॉज मास कभी निगेटिव हो नहीं सकता। मास दैट इज नेवर बी नेगेटिव, है ना। मास जीरो से छोटा नहीं हो सकता है, या इसको पता नहीं इसको मैथ में क्या बोलते हैं, इसलिए हम लोग ऐसा नहीं सकते। मास नेवर बी
नेगेटिव। दूसरा आप लिख सकते हो कि स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी नेगेटिव है भी तो स्क्वायर उसका हमेशा क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। दूसरा बात, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, द वेलोसिटी ऑफ अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम का जो वेलोसिटी होता है ऑफ अ सिस्टम इज अ रिलेटिव टर्म, रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म का मतलब क्या होगा कि वेलोसिटी हमेशा इस बात पर डिपेंड करता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, या देखने वाले का वेलोसिटी क्या है, देखने वाला है कहाँ। The velocity of a system is a relative term. Hence, kinetic energy also depends on frame of reference. Depends on frame of reference. किसी भी ऑब्जेक्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करेगा कि उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। करेक्ट। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन, काइनेटिक एनर्जी जब रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करेगा तो क्या हम कह सकते हैं कि इस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी फिक्स है? नो, वी डोंट नो कि व्हाट इज द एग्जैक्ट काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम इज नॉट एब्सोल्यूट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम इज नॉट एब्सोल्यूट, नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है। अच्छा, न्यूटन का अगर आपको सेकेंड लॉ याद है, कोई बताएगा क्या? The rate of change of momentum is directly proportional to applied force in the direction of the force. मतलब नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यही था ना? ये सर दो। Yes, sir. ओके, इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स लगेगा तो उसका वेलोसिटी चेंज होगा। करेक्ट। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या था? अगर मैं मोमेंटम को लिखूं फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, if that force acting on a system on a system from the Newton's second law, if that force acting on a system, then its momentum must be changed. Its momentum must be changed. ठीक है। अगर किसी भी सिस्टम के द्वारा, अगर किसी भी सिस्टम पर नेट फोर्स लग रहा है तो उसका मोमेंटम चेंज होना चाहिए। ठीक है। नाउ अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज हो रहा है, if momentum of a system is changed, if momentum of a system is changed, किसी भी सिस्टम का मोमेंटम अगर चेंज होगा, that means
क्या चेंज होगा? इट्स वेलोसिटी विल चेंज, इट्स वेलोसिटी विल चेंज, क्योंकि मास तो बदल नहीं सकता ना, मास इज कांस्टेंट। मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर मोमेंटम बदल रहा है तो मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम को बदलने के लिए या तो मास बदले, नहीं तो वेलोसिटी। मास बदल नहीं सकता तो बदलेगा क्या? वेलोसिटी। तो मैं वही लिख रहा हूं कि इफ मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इज चेंज दैट मींस इट्स वेलोसिटी मस्ट बी चेंज, मस्ट बी चेंज। इसका वेलोसिटी चेंज होना चाहिए। एंड सो इट्स काइनेटिक एनर्जी मस्ट चेंज, काइनेटिक एनर्जी मस्ट चेंज। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आप काइनेटिक एनर्जी बदल रहे हो, इसका मतलब ये हो गया कि उस सिस्टम पर नेट फोर्स लग रहा है। तो देखो न्यूटन्स लॉ, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसके एक और भी स्टेटमेंट आप कह सकते हो कि उसके कई सारे रिपरकशन है, उसका कई सारा मतलब है। हम लोग सिर्फ क्या वो लाइन याद रखते हैं, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, लेकिन एक मोमेंटम के चेंज होने से क्या क्या बदल सकता है वो भी तो सोचिए। एक मोमेंटम चेंज हुआ, इसका मतलब क्या चेंज होगा? उसका वेलोसिटी चेंज होगा, और अगर उसका वेलोसिटी चेंज होगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी तो चेंज होना ही पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी तो चेंज होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग एक रिलेशन बना सकते हैं। चलो देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन क्या क्या हो सकता है। लेट्स फाइंड रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। ये पहले भी हम लोग कर चुके हैं, अगर आपको याद होगा तो। हम लोग जानते हैं सिंस P इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, P इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। और अगर आप इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड में, P/2 इज इक्वल टू हो जाएगा क्या? इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। ओके, अभी नहीं आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। अगर दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड। नाउ अगर हम लोग इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दें तो पी स्क्वायर बाई 2 शुड बी इक्वल्स टू 1/2 एम इंटू एम बी स्क्वायर, है ना। और आप इसको क्या लिख सकते हो? पी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं एम इंटू काइनेटिक एनर्जी, या पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी। P विल बी, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं P इज इक्वल टू रूट अंडर 2m काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो मोमेंटम है और जो काइनेटिक एनर्जी है दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर एक चेंज हुआ तो दूसरा भी चेंज होना पड़ेगा। कितना चेंज होगा ये दोनों का अलग अलग वैल्यू हो सकता है, पर चेंज होना पड़ेगा। तो दिस रिलेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। मोमेंटम इज इक्वल टू रूट अंडर 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है?
नो सर। नो सर। इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं ना, इस पर क्वेश्चन याद है? आज नोट्स में जाकर के इसको ढूंढिएगा, इस पर बेस्ड क्वेश्चन हमने करा रखा है। कब? जब हम लोग एनएलएफ पढ़ रहे थे, उसी समय एनएलएफ में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हमने मोमेंटम के समय ही ये करा रखा था, है ना, कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी 50% हो जाए तो उसका मोमेंटम में चेंज कितना आएगा। तो प्लीज गो थ्रू दैट, आई एम नॉट गोइंग टू रिवाइज दैट थिंग अगेन। चलिए आगे बढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी में हम लोग एक चीज ये समझ लीजिएगा कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स लगेगा उसका काइनेटिक एनर्जी जरूर बदलेगा। ठीक है, इसी को इस्तेमाल करते हैं और डिराइव करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। काइनेटिक एनर्जी थ्योरम भी कहा जाता है। काइनेटिक एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? तो लेट्स फाइंड काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, या बहुत सारे बुक में इसको वर्क एनर्जी थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना। हम सब लोग जानते हैं कि देखो वर्क और एनर्जी के बीच में एक रिलेशन है। ठीक है, वर्क और एनर्जी के बीच में कोई ना कोई रिलेशन है। हम लोग जानते हैं कि वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और एनर्जी, क्योंकि हम लोग मैकेनिकल एनर्जी के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं, तो एनर्जी में क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी या तो पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा कुछ आएगा, है ना। हमारे पास एक इक्वेशन है, बहुत पहले से रिजर्व में पड़ा हुआ है, हम लोग इस्तेमाल बहुत कम करते हैं उसका, वो है फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर मोशन का हम लोग तीसरा इक्वेशन को देखें, हम लोग क्या लिख सकते हैं? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एस। ठीक है, ये स्केलर फॉर्म है। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो आप इसको लिख सकते हो वी स्क्वायर, वी वेक्टर का स्क्वायर बोले तो ऑब्वियसली बोर्ड का स्क्वायर ही हो जाएगा, इज इक्वल टू यू वेक्टर का स्क्वायर बोले तो ये भी एक स्केलर फॉर्मेट ही हो जाएगा, प्लस 2a वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब समझिए कि ये एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये देख करके आपको कुछ आइडिया लग रहा है क्या? हम लोग इससे वर्क बना सकते हैं क्या? कैन वी फाइंड आउट द वर्क फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन? एनीवन? हेलो, यस सर। कैन वी फाइंड आउट द वर्क फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन? व्हाट इज वर्क? वर्क का फॉर्मूला क्या था? वर्क इज इक्वल टू होता था एफ वेक्टर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एम ए मास इनटू एक्सीलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन डॉट डिस्प्लेसमेंट। अविनाश, अगर फोर्स वेरिएबल होगा तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, और एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट नहीं होगा तो ये इक्वेशन हम लोग इस्तेमाल ही नहीं करने वाले। तो फिलहाल तो हम लोग ये कांस्टेंट फोर्स के लिए ही डिराइव करने जा रहे हैं। ठीक है, ओके ओके ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये जो मुझे जो दिया गया है एक्सेलरेशन डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्या मैं इससे मैं वर्क बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ। हाउ कैन वी डू दैट? वी कैन डू इट बाय एम से मल्टीप्लाई। यस, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एम। दोनों साइड में एम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो इट विल बिकम एम बी स्क्वायर।
वेक्टर का स्क्वायर स्केलर क्वांटिटी है, आप लिख सकते हो v स्क्वायर. नो नीड टू पुट द साइन ऑफ वेलोसिटी, साइन ऑफ वेक्टर ओवर देयर. m into u square plus 2m into a vector dot displacement vector. M into a vector becomes what? That will become 4. Force. It will become. अच्छा, ये 2 को भी डिवाइड कर देते हैं सब जगह, है ना. ये हो जाएगा mb स्क्वायर बाई 2 माइनस mu स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू f वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो दिक्कत No, sir. किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? मैंने 2 से सब जगह डिवाइड कर दिया, ये 2 2 कट जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा ये mu स्क्वायर को इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आ गया, तो जो प्लस था वो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस. सर m से मल्टीप्लाई क्यों किए? क्योंकि मुझे चाहिए था वर्क एंड एनर्जी के बीच में रिलेशन. अब तो यही चल रहा है ना कि वर्क एनर्जी थ्योरम डेवलप करने जा रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए? वर्क और एनर्जी के बीच में एक रिलेशन चाहिए. मेरे पास ये इक्वेशन था v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, एक डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, सो mv स्क्वायर इज इक्वल टू mu स्क्वायर प्लस 2ma वेक्टर डॉट ds वेक्टर. क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? वो इसलिए क्योंकि इससे हमको क्या मिल जाएगा? फोर्स. ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत है क्या? नो सर. ओके. No, sir. Now, this is what? What is the V? V is the final kinetic energy. This is V is the velocity, final velocity. तो ये भी कौन सा हो जाएगा? Final kinetic energy. और ये कौन सा हो जाएगा? Initial kinetic energy. This is initial kinetic energy. ठीक है. So इस एक्सप्रेशन से मैं लिख सकता हूँ, इस एक्सप्रेशन से मैं लिख सकता हूँ कि K final, K kinetic energy final minus kinetic energy initial is equal to F फोर्स. अच्छा, ये जो एक्सेलरेशन आएगा, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है कि दिस एक्सेलरेशन विल बी ड्यू टू द नेट फोर्स. ये जो होगा ये कौन सा होगा? नेट फोर्स होगा, है ना. और नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस Fn प्लस सो ऑन. सारे फोर्सेस का एडिशन हमें क्या देगा? नेट फोर्स. इसका मतलब आपका ये कौन सा होगा? सारे फोर्सेस के द्वारा किया गया काम. तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस. इज इट क्लियर? Yes, sir. इसमें किसी को डाउट है क्या? तो मैं लिख सकता हूँ कि इस इक्वेशन से मैं लिख सकता हूँ वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस will be equals to change in kinetic energy. तो इसी को हम लोग करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम. तो राइट द स्टेटमेंट. स्टेटमेंट हम लोग क्या लिखे कि वर्क डन बाय all the forces will be equal to change in kinetic energy. Change in kinetic energy of system.
ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसी को हम लोग कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। कोई दिक्कत? नो सर। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी सिस्टम के ऊपर जितना भी फोर्स लग रहा है, अगर उन सबको मैं जोड़ दूं तो सारे फोर्सेस का एडिशन जो होगा, उन सारे फोर्सेस का एडिशन, दैट विल बी द नेट फोर्स। और उन सारे फोर्सेस की वजह से जो वर्क होगा, द टोटल फोर्स, टोटल वर्क विल बी इक्वल्स टू F1 into displacement, F2 into displacement and so on. के एक एग्जांपल जिसे मैं ले लेता हूँ, एग्जांपल समझाने के लिए। तो मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m और इनिशियली इसके पास वेलोसिटी है v i, है ना। अगर इस पर एक इधर की तरफ बहुत सारा फोर्सेस लग रहा है, मान लीजिए कि इस पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं चारों तरफ से, किसी F1 वेक्टर एक फोर्स ऐसा लग रहा होगा, इधर की तरफ एक फोर्स ऐसा लग रहा है, इस इधर की तरफ दिस इज, लेट्स से कि दिस इज F1 वेक्टर, ये हो गया F2 वेक्टर, है ना, F3 वेक्टर, ये सारे वेक्टर्स लग रहा है। ये इनिशियली जो ऑब्जेक्ट था ये कहीं इस पोजीशन पर था, इट्स इनिशियल पोजीशन वाज समवेयर हियर, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 0, लेट्स से दिस इज x इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये डिस्प्लेस हो गया, इस डायरेक्शन में ये डिस्प्लेस हो रहा है, दिस बॉडी इज डिस्प्लेस्ड अलोंग दिस डायरेक्शन, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो मैं क्या लिखूंगा, वर्क डन बाय, है ना। अच्छा ये भी तो बता दें कि थोड़ी देर के बाद ये ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पर आ गया होगा और इसका जो मास होगा वो तो चेंज होगा नहीं, इसके पास वेलोसिटी हो जाएगा कुछ वी एफ, वेलोसिटी वी एफ। इस पॉइंट का जो पोजीशन होगा दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट। अब मैं लिखूंगा कि वर्क डन बाय फोर्स F1 वेक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सिमिलरली ड्यू टू F2 वेक्टर, ये भी मैं क्या लिखूंगा, F2 वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सिमिलरली F3 की वजह से क्या लिखूंगा, मुझे नहीं पता कि ये कौन सा फोर्स अपोजिट लग रहा है कि कौन डायरेक्शन में लग रहा है, बस मैं डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा, ऑटोमेटिक जो कॉस थीटा होगा वो सारा काम कर देगा। डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो सारा काम आ जाएगा। नाउ वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस विल बी F1, मतलब F1 वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर प्लस F2 वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर प्लस F3 वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये कहता है दैट विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या कह सकते हो हाफ ऑफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड एज वर्क एनर्जी थ्योरम। दिस इज द बेनिफिट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। तो चाहे फोर्स फ्रिक्शन लग रहा हो, चाहे वो फोर्स ग्रेविटेशनल लग रहा है, चाहे वो फोर्स नॉर्मल लग रहा हो, जितने भी फोर्सेज है
है ना, उन सब के वजह से जो काम किया गया, दैट ऑल द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस should be equals to change in kinetic energy. This is work energy theory. तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं स्टेटमेंट के लिए आप लोग इसको लिख लीजिए, वर्क डन बाय ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, जितना भी आप नाम जानते हो फोर्स का सब लिखते जाइए, सब कॉमन फोर्स जितना भी है, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, टेंशन, वर्क डन बाय जो भी है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स होगा, दैट ऑल शुड बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम। इस पर इतने सारे क्वेश्चन बनेंगे कि आपको क्या बोल बताऊं, इसका इतना वास्ट यूज है, बस इसको आप याद रखिए। तो किसी भी फोर्स के द्वारा, चाहे उस पर कितना भी फोर्स लग रहा होगा, वर्क डन बाई वो सारे फोर्सेस शुड बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या कर रहा है सत्यजीत? ठीक है, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। लेट्स डिस्कस अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट पेज पे जाऊँ, आगे बढ़ूं? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है क्या? नो सर। नो सर, एक सर मिनट रुकिए, नोट कर लास्ट रहे हैं। लाइन लिख रहे हैं। हाँ हाँ, लिख लो लिख लो। सर वर्क डन पॉजिटिव और वर्क डन निगेटिव नहीं समझ पा रहे हैं। वर्क डन पॉजिटिव तब होगा जब जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तब। याद करिएगा, एफ वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अगर आप इसका वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? एफ एस कॉस थीटा। व्हाट इज थीटा? दिस इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर थीटा का वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होगा, अगर थीटा का वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होगा, तब जाकर के ये वर्क डन क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो वर्क डन क्या होगा? ठीक है, निगेटिव। समझ में आया? यस। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर डिस्प्लेसमेंट इधर के तरफ है, आपने फोर्स इधर के तरफ लगा दिया, दिस इज ए, मान लीजिए कि ये एंगल 30 डिग्री, तो अभी ये वर्क डन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। या अगर फोर्स आपका इधर भी लग रहा है, इस फोर्थ क्वाड्रेंट में भी लग रहा है 30 डिग्री पर, तो भी आपका वर्क डन क्या आएगा? पॉजिटिव। क्योंकि आपको याद होगा कि cos थीटा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट। याद है ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग थोड़ा बहुत यस पढ़े थे। सर। तो यस या सर। तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगे, अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एक्स के तरफ है तो या तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगे या फोर्स फोर्थ क्वाड्रेंट में लगे, दोनों में से कोई एक लगेगा तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। बात आई समझ में? यस सर। और किसी को कुछ पूछना है? आगे बढ़े क्या? पोटेंशियल एनर्जी। यस सर। चलिए, सर्कुलर मोशन में काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा? सर्कुलर मोशन में अगर आपका स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा। नहीं।
है ना। और सर्कुलर मोशन में वैसे भी अगर स्पीड नहीं चेंज हो रहा है, इसका मतलब आपका वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। स्पीड स्पीड अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब उस पर जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा, सेम, सब जगह इक्वल, अदरवाइज वो बॉडी मूव कर जाता है टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, लेट्स बैक टू द टॉपिक। पोटेंशियल एनर्जी पर आते हैं, बात करते हैं। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? देखिए, पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पॉजेज बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। पोटेंशियल एनर्जी, energy possessed by the virtue of its position. Energy possessed by the virtue of its position. अगर किसी के पास एनर्जी है और ये उसके पोजीशन के वजह से है, तो उसको हम लोग कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास अगर उसके पोजीशन के वजह से एनर्जी है, तो उसको हम लोग कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। एग्जाम्पल एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये आपका एक ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, और ग्राउंड फ्लोर के कुछ हाइट पर, एट सम हाइट, आपके पास एक बॉल दिया गया है जिसका मास है कुछ mkg। लेट्स से कि ये आपके पास एक बॉल यह है जिसका मास दिया गया है mkg। ठीक है, तो आपके पास ये जो हाइट है ये ग्राउंड से कितना ऊपर दिया गया है, ये दिया गया है h हाइट, दिस इज हाइट। अगर ये बॉल इतने हाइट से ड्रॉप करेंगे, अगर ये बॉल को इतने हाइट से ड्रॉप करेंगे, तो इसके अंदर काम करने की क्षमता आ जाएगा, है ना। ये बॉल किसी चीज को तोड़ सकता है, ये किसी चीज को डिस्प्लेस करता है, किसी के सर पे गिरा दीजिए और देखिए उसका दिमाग डिस्प्लेस कर देगा, है ना। तो ये कैसे कर देगा, क्यों? क्योंकि इसके पास इस सरफेस के रेस्पेक्ट में इसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा। किसके रेस्पेक्ट में? इसके रेस्पेक्ट में। तो अगेन मैं बोलूंगा कि जो पोजीशन होता है, पोजीशन, पोजीशन भी क्या है, एक रेस्पेक्टिव टर्म है। इस ऑब्जेक्ट का हाइट h है, किसके रेस्पेक्ट में? इस ग्राउंड के रेस्पेक्ट। लेकिन क्या ये इसका हाइट कांस्टेंट है? ऐसा जरूरी तो है नहीं। अगर मैं इसी जमीन में एक कुआं खोद दूं, इधर मान लीजिए इधर साइड में एक कुआं खोदा गया, है ना, और ये कुआं कुछ ऐसा गहरा है, ठीक है। अब इसके बारे में जरा बात करिए कि क्या अब इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है इससे कुएं के रेस्पेक्ट में अभी भी सेम होगा? यहाँ से जो इसका अब हाइट होगा ये कुछ अलग हो जाएगा। अब इसका हाइट कुछ अलग हो जाएगा, मान लीजिए कि वो कैपिटल एच है, कैपिटल एच है। तो अब आप इसी बॉल को आप यहाँ पर ड्रॉप करिए या इसी बॉल को आप यहाँ पर ड्रॉप करिए, इन दोनों में से सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ प्रोड्यूस होगा? इस पॉइंट पर वो सबसे ज्यादा वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन ज्यादा है, इसके रेस्पेक्ट में इसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। सो ऑब्जेक्ट देखो कहीं घूमा नहीं, कहीं मूव नहीं किया, वहीं पर है, लेकिन दो अलग अलग पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसका पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग आ गया। मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो मैं लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू ए विल बी mg into capital H. Similarly, potential energy with respect to B is mgh. तो ये टोटली इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका रेफरेंस लाइन क्या है, रेफरेंस फ्रेम क्या है। ये इस पॉइंट का हमने पोटेंशियल एनर्जी तब निकाला है जब हमने माना है कि इस सरफेस का पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0।
तो हमेशा ये इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि आप किस लाइन को, किस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हो। अगर आप इसको जीरो मानते हैं तो इसका पोटेंशियल एनर्जी देखिए पॉजिटिव आ गया। अगर आप बॉल को छोड़ेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। लेकिन बाई चांस मान लीजिए कि आपने एक एक लाइन ऊपर माना, नहीं मेरा मन नहीं है कि मैं इसको जीरो मानूं, मुझे चाहिए कि ये सरफेस को जीरो मान लिया जाए। तो आप बताइए, अगर मैं इसको जीरो मान लूंगा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा या निगेटिव? बोलो बोलो। निगेटिव। निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये सरफेस के ये हाइट इसका क्या हो जाएगा, निगेटिव। माइनस माइनस एच डैश आप ले सकते हैं, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा निगेटिव। अब जिसके पास पहले से एनर्जी का कमी है, तो क्या वो अपने आप ये यहां से उठ के यहाँ पर जा सकता है क्या? अगर आप बॉल को छोड़ेंगे तो ये बॉल ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? बोलो। इसके पास पॉजिटिव एनर्जी किसके रेस्पेक्ट में है, इस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, तो अपना एनर्जी खर्च करेगा किधर, नीचे के तरफ। क्या ये ऊपर की तरफ जा सकता है अपने आप? नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में इसका एनर्जी क्या है, निगेटिव है। अगर इसका एनर्जी निगेटिव है तो इसको एनर्जी देना पड़ेगा बाहर से, तब जाकर के इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो। क्या आपको बात ये समझ में आ रही है कि जो पोजीशन है, ये पोजीशन आप किसके रेस्पेक्ट में फाइंड आउट कर रहे हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज रेस्पेक्टिव टर्म। पोटेंशियल एनर्जी of a system is relative term, किसी भी सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो एक रिलेटिव टर्म होता है। इट्स नॉट एब्सोल्यूट, इट इज नॉट एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट नहीं होता है, नॉट एब्सोल्यूट, है ना। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, इट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, FOR, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो भी सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। तीसरा चीज, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, यू से। पोटेंशियल एनर्जी डिनोटेड बाय यू, पोटेंशियल एनर्जी डिनोटेड बाय यू। एंड हम लोग जानते हैं क्या कि कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ du/dx होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगेन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, बट फिर से मैं लिखवा दिया। जो पोटेंशियल एनर्जी को पोजीशन के रेस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा कंजर्वेटिव फोर्स, आपको मिलेगा कंजर्वेटिव फोर्स, एफ कंजर्वेटिव। अगेन दिस इज वेरी वेरी, है ना। कई जगह पोटेंशियल एनर्जी को V से भी डिनोट किया जाता है ना। तो आयुष, जो आपका क्वेश्चन था वो V से ही डिनोट किया गया था। ओके सर। तो जरूरी नहीं कि U से ही करें, पर मोस्टली हम लोग इंडियन स्टाइल में इसको U से ही डिनोट करते हैं।
पोटेंशियल एनर्जी F कंजर्वेटिव इज इक्वल टू माइनस ऑफ du बाय dx, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क होता है वो उसके पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के बराबर होता है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अलग अलग केस में अलग अलग होता है। मेरी बात समझ में आई? हमारे लिए जो अभी काम का है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स एंड, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स। इतना तो कम से कम याद रखो। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ये क्या होता है? हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये जो के एक्स स्क्वायर अभी जो हमने फॉर्मूला जो पढ़ा, स्प्रिंग फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स अगर मैं करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? देखो, माइनस ऑफ 1/2 2 इंटू के एक्स, 2 से 2 काट दीजिए, ये क्या आ गया? माइनस ऑफ के एक्स। जो मैंने पिछले पेज पे ये जो फॉर्मूला लिखवाया था कि एफ कंजर्वेटिव इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स, ये आया ना यहाँ पर। स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है और इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट किए तो हमें क्या मिल गया? स्प्रिंग फोर्स मिल गया। इस पर बेस्ड भी एग्जांपल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग होता है वो होता है हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। दूसरा जो होता है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी डियर अर्थ सरफेस, ये याद रखिएगा, डियर अर्थ सरफेस है ये, डियर अर्थ सरफेस इज एफ जी इंटू एच, ये एफ जी एच होता है, ठीक है। वैसे और भी बहुत सारे केसेस बनेंगे, जैसे जैसे आप पढ़ते जाइएगा वैसे वैसे आपको ये मिलते जाएगा। अभी आप लोग को स्प्रिंग और ग्रेविटी मतलब वेट इतना ही हम लोग पढ़े हैं। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी फिर सबका अलग अलग आ जाएगा। जब आप ग्रेविटेशन पढ़ेंगे उसमें भी आपको पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। तो आपको बहुत सारा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी के लिए, है ना। हर एक केस में आपको अलग अलग फॉर्मूला मिलेगा, बट कंसेप्ट विल नेवर चेंज, है ना। चलिए फिर आज क्लास को यहीं पर रखते हैं, खत्म करते हैं क्लास को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी खत्म करेंगे, साथ में इस पर बेस्ड बहुत सारा एग्जांपल करेंगे। एक चीज और इसमें पोटेंशियल एनर्जी में जो रह गया है दैट इज अबाउट इक्विलिब्रियम। हम लोग पोटेंशियल एनर्जी से कैसे डिसाइड करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है ना। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए कि आपको एक ग्राउंड सरफेस पर जो ऑब्जेक्ट रखा गया है, मैंने कल भी बताया था शायद कि एक ऑब्जेक्ट ग्राउंड सरफेस पर है, दूसरा ऑब्जेक्ट इस हाइट पर है, दोनों में से स्टेबल कौन है? बता सकता है? नीचे वाला। ये वाला स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसका जो क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है ये है 0, दैट इज आप कह सकते हो कि मिनिमम इसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, ग्रेटर देन 0 है। अच्छा, इनमें से भी सबसे ज्यादा
अब इक्विलिब्रियम में भी देखो कई तरह के चीजें होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक बॉल यहाँ पर रखा गया है और ये बॉल एक यहाँ पर रखा गया है। आदित्य वीडियो ऑन है। एक बॉल यहाँ पर रखा गया है, तो ये भी इक्विलिब्रियम में है, ये भी इक्विलिब्रियम में, पर इसमें और इसमें दोनों में क्या डिफरेंस होगा कि इसको अगर आप हिलाएंगे, इधर उधर आपने मूव किया, तो इट विल बैक टू इट्स मीन पोजीशन, अपने पोजीशन पर आ जाएगा। लेकिन अगर इसको आपने डिस्प्लेस किया, ये सीधे नीचे आकर के रुकेगा। तो दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इस चीज को आप लोग डिफाइन करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास कि हाउ कैन वी फाइंड आउट स्टेबल इक्विलिब्रियम, हाउ कैन वी फाइंड आउट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। टिल देन कीप एंजॉयिंग, कीप स्टडीइंग, बाय बाय एवरीवन, सी यू।